मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन से संबंधित रोग है जिसमें जो हम लोग की ब्रेन की सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स में एक तो मध्य का पार्ट होता है और एक जो होता है एक्सॉन होता है। साइटॉन जो मध्य का पार्ट होता है और दूसरा एक्सॉन होता है। और एक्सॉन के ऊपर एक्सॉन जो है बिजली के एक तार के समान होते हैं जो कि एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। और एग्जाम्स के ऊपर अगर ये जो संदेश जो है तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाए तो इसके ऊपर एक शीट होती है, उसको माइलिन की शीट कवरिंग होती है, उसको माइलिन की शीट कवरिंग बोलते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी में क्या होता है, जो हम लोग की बीमारी जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो इस तरह से कुछ हो जाती है कि वो ये जो एक्सॉन्स के ऊपर की माइलिन शीट है उसको नष्ट करने लगती है। और इसके वजह से वो जो संदेश होते हैं जो कि वो प्रभाव जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वो या जाना स्लो हो जाते हैं या नहीं जा पाते हैं। तो उसकी वजह से जो शरीर पे लक्षण आने लगते हैं, तरह तरह के परेशानियां होने लगती हैं। इसी को ही हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी कहते हैं। ये उसकी मुख्य पैथोलॉजी है, ये ब्रेन से और नर्व से संबंधित बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है जो कि मुख्यतः ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करती है, क्योंकि जो कवरिंग होती है, न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्रेन के सेल्स में होते हैं और ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड्स में होते हैं। तो इसमें जो होती है इनमें इनकी वजह से जो ब्रेन में डैमेज होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। अब ब्रेन भी जो है एक बहुत जटिल संरचना है, ब्रेन में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रैक्ट होते हैं। तो जिस जगह पे वो इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी के अनुसार उसके लक्षण होते हैं। मतलब जैसे आँख होती है, आँख हम लोग के जो होते हैं वो जितने भी विजुअल इम्पल्स होते हैं उनको रिसीव करती है और फिर वो ब्रेन के पार्ट को ले जाती है। ब्रेन का जो पार्ट होता है, जो सेंटर जो कि निर्धारित होता है ऑक्सीपिटल रीजन में कि हाँ ये जो संदेश आए हैं ये एक पेपर के हैं या एक कप के हैं, उनका इंटरप्रिटेशन होता है, या एक आदमी है जिसका नाम है, वो सब चीज़ों का इंटरप्रिटेशन होता है और फिर हम लोग समझ में आता है कि हमने देखा क्या है। तो अगर उसके रास्ते में ऑप्टिक रेडिएशन में या ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम हुई तो फिर देखने में दिक्कत हो जाएगी। सिमिलरली अगर कान से संदेश ले जाने वाले चीज़ों में रास्ते में आकर ये परेशानी हुई तो सुनने में परेशानी हो जाएगी। बैलेंस वाली नर्व्स में अगर जाकर ये प्रॉब्लम हुई तो बैलेंस में दिक्कत हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम जो है कोई जो ताकत को नर्व्स मसल्स को मोटर में जा रही है, पिरामिडल ट्रैक्ट पे हो गया तो फिर हाथ पैरों में पैरालिसिस के लक्षण हो जाएंगे या बोलने में आवाज़ में परिवर्तन का लक्षण आ सकता है। इसी प्रकार अगर स्पाइनल कॉर्ड में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत छोटा सा जगह होता है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट दिखते हैं। तो कई बार क्या होता है पैरों दोनों पैर काम करना बंद कर दिए या एक पैर काम करना बंद कर दिया, पेशाब में दिक्कत हो गई। तो जगह के इन्वॉल्वमेंट के अनुसार मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण होते हैं। ये लक्षण जो होते हैं वो एपिसोड्स में होते हैं, मतलब अभी एक बार हुआ, उसके बाद वो हम लोगों ने कुछ दवा दी या कई बार बिना दवाओं से उसमें सुधार हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद उसको दूसरी जगह पे कहीं हुआ। आँखों का जो नुकसान होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, आँखों का इन्वॉल्वमेंट कॉमन है। मतलब जो 30% तक केसेस में क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आँखों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये इन्वॉल्वमेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो पेशेंट को कई बार इसको विजन लॉस इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद ही देख के बता सकता है, बताता है कि मेरी आँखों की दृष्टि चली गई। कुछ लोगों को कंप्लीट लॉस हो जाता है कि एकदम दिखना बंद हो जाता है एक आँख में। ज़्यादातर लोगों को यूनिलैटरल होता है, कुछ लोगों को बायलैटरल हो सकता है, पर ज़्यादा लोगों को यूनिलैटरल होता है। और कभी कभी जो आँखों का इन्वॉल्वमेंट होता है वो मरीज को उतना समझ में नहीं आता, सब क्लिनिकल होता है। जब हम लोग उसका विशेष टेस्ट करते हैं जो कि विजुअल इवोक पोटेंशियल्स होते हैं तो उसमें क्या होता है आँखों के टेस्ट में एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं। तो मरीज को तो पता भी नहीं रहता कि वो उसको आँखों में कोई प्रॉब्लम उसकी आँखों में है, लेकिन जब हम लोग टेस्ट किए तो पता चला कि हाँ इसकी आँखों के नर्व पे भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी का असर है। तो इस तरह से हो सकता है। ज़्यादातर लोगों में आँखों में जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो विजन लॉस की कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि आँखों के मूवमेंट में पेन होता रहता है।
अब विज़न लॉस भी कई तरीके का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या पूरा विज़न लॉस है कि इनकम्प्लीट है, आधा है, वो लीजन की मात्रा में वो निर्भर करता है कि कहाँ से कितनी सीवियरिटी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होती है वो बीमारी जो होती है ब्रेन को प्रभावित करती है। तो जब इनिशियल स्टेज में होती है कई बार मरीज को पता भी नहीं चलता, छोटे छोटे डैमेज होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। फिर कभी उसको जब ज़्यादा डैमेज दिखता है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, तब फिर वो उन सिम्टम्स के अनुसार डॉक्टर्स को मिलता है, फिर वो डॉक्टर्स डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट को रिफ़र करता है, या कई बार मरीज को नहीं समझ में आता है तो वो किसी फिजिशियन के पास जाता है, फिजिशियन उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं। फिर उसके बाद जब एमआरआई होता है तो एमआरआई में पता चलता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं। उसका सिम्टम्स तो उसको लगता है कि मुझे पहली बार हुआ है, पर उसमें एमआरआई में कई बार देखते हैं कि पहले भी कई अटैक हो चुके होते हैं जो कि उसको अननोटिस्ड है। तो क्या होता है जब अटैक होते हैं तो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके जो माइलिन शीट होती है उसमें डैमेज हो जाता है। तो डैमेज की वजह से कुछ डैमेज जो होता है रिवर्सिबल होता है, मतलब कुछ समय के अनुसार दवाओं से सुधार हो जाता है, और कुछ डैमेज जो होता है इरिवर्सिबल होता है, मतलब डैमेज की वजह से वो कोशिका ही डेड कर जाती है। तो जब वो कोशिका डेड हो जाती है तो फिर वहाँ पे एक लेक्यून या एक डिफिसिट बन जाता है। तो शुरुआती स्टेज में ये डिफिसिट्स बहुत कम होते हैं तो मरीज को उतना नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, बार बार अटैक्स आते हैं या बीमारी बढ़ती चली जाती है, तो फिर ये डिफिसिट एक डिफिसिट पे दूसरा डिफिसिट, दूसरे पे तीसरा डिफिसिट, एक दूसरे पे एडिशन होता है। और जब एडिशन होता है तो फिर उसका जो है एक विस्तृत प्रभाव दिखता है, और मरीज की दिमाग की क्षमता और बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे उसको कम होने लगती हैं। कभी कभी एक सिंगल अटैक भी इतना सीवियर होता है कि उसका भी डिफिसिट उसको हमेशा जीवन भर के लिए रह जाता है। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है उसमें भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कई टाइप्स होते हैं। 4 तरह के मुख्य प्रकार होते हैं। रिलैप्स रिमिटिंग होता है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव होता है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव होता है। जो इनिशियल स्टेज में होता है तो पेशेंट को इतनी दिक्कत नहीं होती है शुरुआती स्टेज में, तो हो सकता हो इनिशियल स्टेज में ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन जब बाद की स्टेजेस में जब कभी वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जब मरीज होता है उसके डिफिसिट्स बढ़ जाते हैं तो उनको ड्राइविंग में समस्या हो सकती है। ड्राइविंग हमारे देश में या आजकल के समय में जैसे जैसे सबकी आवश्यकता बनती जा रही है, अगर आप किसी को बोल दें कि आप ड्राइव नहीं करना है, आपको बाइक नहीं चलानी है, आपको साइकिल नहीं चलाना, आपको कार नहीं चलानी, तो फिर उसका जीवन एकदम उसको एकदम आप जीवन उसका बर्बाद कर दिया, वो एकदम बिस्तर पे कन्फाइंड हो गया। तो ड्राइविंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर एक्टिव लाइफ स्टाइल। हम लोग की जो एक्टिव लाइफ स्टाइल जो आजकल हो गई उसके लिए ड्राइविंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट आया और उसको एक अटैक हुआ, फिर अटैक के बाद उसको सुधार हो गया, तो उसके बाद क्या ड्राइविंग वो कर सकता है नहीं कर सकता, सरकार की तरफ से कोई ऐसी निर्देशित गाइडलाइन नहीं है। मरीज को और डॉक्टर को उसके डिफिसिट के अनुसार निर्धारित करना पड़ता है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। बहुत से मरीज जो कि शुरुआती अवस्था में होते हैं उनमें डिफिसिट्स नहीं होते हैं क्योंकि रिकवरी नियर कंप्लीट हो चुकी होती है, या फिर डिफिसिट इतने कम होते हैं कि वो ड्राइविंग को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो उन केसेस में वो ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि उसके डिफिसिट्स इतने ज़्यादा हैं ड्यू टू इनकोऑर्डिनेशन, ड्यू टू विजन प्रॉब्लम कि उसकी ड्राइविंग को अफेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से ये है कि उसको ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। तो ये जो मतलब डिसीजन है कि ड्राइविंग करना है कि नहीं करना है, ये इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन है, वो पेशेंट के लाइफस्टाइल के हिसाब से और डॉक्टर के असेसमेंट के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का इलाज भी जैसे 2 भागों में होता है। एक तो जब मरीज को एक्यूट प्रॉब्लम हुई, जब वो कोई उसको सिम्टम हुए, वो सिम्टम के लिए डॉक्टर के पास जाता है, तो वो सिम्टम्स के लिए वो डॉक्टर्स के पास जाता है। डॉक्टर उसको उस समय इम्यून मॉड्यूलेटर थेरेपी, मतलब एक स्टेरॉइड टाइप की दवाएं होती हैं जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर केसेस में, या ओरल टैबलेट्स में भी कुछ पेशेंट्स जो कि नहीं भर्ती होना चाहते हैं या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं तो उनको दे दी जाती है। उसके बाद दूसरा ट्रीटमेंट होता है प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट मतलब नेक्स्ट अटैक ना आए उसको रोकने के लिए।
अब क्योंकि ये जो मल्टीपल बीमारी स्क्लेरोसिस बीमारी, इसमें मल्टीपल अटैक्स आते हैं, मतलब अभी हुआ है तो भविष्य में दोबारा भी हो सकता है, दोबारा होने की संभावना भी रहती है, तो उसको रोकने की होते हैं। अब पहले के ज़माने में उसमें इंजेक्शंस लगते थे, पहले डेली इंजेक्शंस लगते थे, फिर कुछ चीज़ें उसमें इंटरफेरेंस के इंजेक्शन, फिर कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ कि अब वीकली इंजेक्शंस लगने लगे हैं, फिर वीकली के बाद कुछ लोग 15 डेज़ पे या मंथली इंजेक्शंस भी होने लगे। अब जो सिस्टम्स आ गए हैं वो ओरल टैबलेट्स भी आ गए हैं, जो कि कुछ टैबलेट्स हैं आपको खाने पड़ेंगे, आप खाते रहिए और वो दोबारा अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट जितने भी अभी तक ट्रीटमेंट आए हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने दवा किया या इंजेक्शंस लिया तो 100% है कि आप उससे प्रिवेंट हो ही जाएगा। और दूसरा कि ये ट्रीटमेंट कितने दिन तक करना पड़ेगा, इसका भी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक नहीं निर्धारित है। कब शुरू करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी गाइडलाइंस तो बनाई गई हैं, लेकिन बड़ी क्लियर नहीं है। ये पेशेंट के हिसाब से हम लोग को मॉड्यूलेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो होता है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो होता है महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो जो महंगा ट्रीटमेंट होने की वजह से सारे लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। किसी ने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद पूछता है कि अब हमको 2 साल से तो कोई अटैक नहीं है, क्या मुझे आगे लेना चाहिए? तो इसका ट्रीटमेंट अब कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि कम उम्र के लोगों को इन्वॉल्व करती है, तो सालों तक, कितने साल तक आदमी ट्रीटमेंट लेगा? तो इन सब चीज़ों की गाइडलाइंस अभी तक नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं, तो ट्रीटमेंट और अच्छा होता जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ जो सबसे पहली बात यह है कि जो सभी, मेरे ख्याल से ये कहना कि सिर्फ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ नहीं, सभी बीमारियों के साथ ये है कि इस आदमी को अपनी जीवन शैली सुधारना है। आजकल की जो बीमारियां हैं, 50% बीमारियां या समझिए 80% बीमारियां जो है जीवन शैली से संबंधित हो रही हैं। आदमी का उठना बैठना ठीक नहीं, सही समय पे उठता नहीं है, सुबह उठ के व्यायाम नहीं करता है, व्यायाम नहीं करने के बाद जो है पूरा दिन भर स्ट्रेस में रहता है, सोने का समय नहीं ठीक है, खाना पीना खान पान उल्टा पुल्टा खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है शरीर में स्ट्रेस को अकुमुलेट करती हैं, और स्ट्रेस है और बाकी जो टॉक्सिक्स, जो हमारे शरीर के प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनकी मात्रा को कम कर देती है, जिसकी वजह से ये सब बीमारियां जो हो रही हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। प्लस हम लोग का जो आजकल का खाना पीना है, जिसमें सब प्रदूषण वाले, केमिकल्स वाले फूड्स होते हैं, जिनमें हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, ये सब शरीर को कमज़ोर बना देते हैं, इम्यून तरह तरह की चीज़ें करते हैं, और जिसकी वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। तो पहली बात तो यही कि लाइफस्टाइल अगर अच्छी होगी तो शरीर मजबूत रहेगा, अगर इम्यून सिस्टम सही रहेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा सही रहेगी बॉडी में, तो खुद ही ये बीमारियों की होने की संभावना थोड़ी बहुत घट जाती है, और इनके दुष्प्रभाव भी अपने आप घट जाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई है वो क्या करे। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो ध्यान रखे कि उसको ट्रीटमेंट जो है, बाकायदे ट्रीटमेंट लेना है और डॉक्टर के संपर्क में रहना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी है हम लोग को ट्रीटमेंट लेना है। ये निराश नहीं होना कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब तो कुछ नहीं होना, और ट्रीटमेंट लिया और आधा ट्रीटमेंट लिया उसको छोड़ दिया, क्योंकि दवाएं हैं तो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको मॉनिटर करना पड़ता है। तो बार बार आके दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को कि साइड इफ़ेक्ट मॉनिटरिंग होगी, कि अगर आप उसका कोई प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्रॉपर अंदर डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेना, और उसका प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट और लेबॉरेटरी ट्रीटमेंट जो जैसे डॉक्टर बता रहा है वो करना। फिर तीसरी चीज़ होती है, मान लीजिए किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अटैक आया और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई, पैरों में दिक्कत हो गई, हाथों में दिक्कत हो गई, या ब्रेन में दिक्कत हो गई, तो उस ट्रीटमेंट का जो व्यायाम है उसके अनुसार, ताकि उस बीमारी का जो उसकी वजह से जो विकलांगता उत्पन्न हुई है उसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। व्यायाम होते हैं, कुछ दवाएं होती हैं जिससे कि जो उसकी विकलांगता उत्पन्न हो गई है, जैसे देखने में क्षमता में दिक्कत हो गई है, या फिर कुछ पैरों में दिक्कत हो गई है, तो पैरों की एक्सरसाइज होती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, क्लच पहन के या लेके चलना होता है, वो उन सब चीज़ों से, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, ये सब चीज़ों से उनको सहायता मिल सकती है। प्लस अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज को दूसरी बीमारियां होती हैं तो उसको जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण जो बढ़ जाते हैं, बुखार आने पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण बढ़ जाते हैं। अगर दूसरी परेशानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है और साथ में यूरिन का इन्फेक्शन भी है,
तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी नहीं बढ़ी लेकिन उसके लक्षण बढ़ जाएंगे, उसको परेशानी बढ़ जाएगी। तो बाकी चीज़ों का भी ट्रीटमेंट, जरूरी चीज़ें जो होती हैं उनका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को जो है बुखार को अवॉइड करेंगे, इन्फेक्शन को अवॉइड करके रखेंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करके रखेंगे। तो बीमारी पे डायरेक्ट नहीं तो लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, वो बीमारी शांत रहेगी।